हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी विद सानी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जीएसटी में जो आपकी अमेठी स्कीम आई है उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो अमेठी स्कीम से जो है बहुत सी आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, जो कि हमारा ब्लैक फंगस या कोविड-19 हुआ है, इसकी वजह से आपकी जो ड्यू डेट्स हैं और जो आपका इंटरेस्ट रेट या लेट पेनाल्टी वगैरह आपकी जो लग रही थी उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके थोड़ा कम कर दिया गया है, ताकि सामने वाली पार्टी से जो थोड़ा सा बर्डन है वो थोड़ा सा अलग हो जाए। तो क्या क्या स्कीम जो है हमारी गवर्नमेंट, जो निर्मला सीतारमण जी है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी, उन्होंने क्या क्या स्कीम हमारी इशू की है, मैं आज आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये हमारी जो मीटिंग हुई थी वो 43 मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल हुई थी, जिसमें हम आपके कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। वो अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर बात करूँ तो ये आपकी एजुकेशनल बेस पे ये वीडियो बनाई है मैंने। इसमें अगर आप चाहें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करूं है क्या, तो जीएसटी अमेठी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फीस फॉर पेंडिंग रिटर्न। जो आपका नोट फॉर आईटीसी था, तो उन्होंने क्या किया, जो भी लेट फीस फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म्स हैं आपके जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पीरियड फॉर जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 हैज़ बीन रिड्यूस्ड या वेस्ट एज अंडर कर दिए गए हैं। अगर बात करूँ तो कैटेगरी की बात करूँ और लेट पेमेंट की बात करूँ, अगर टैक्स पेयर हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस टैक्स पीरियड, तो आपका मैक्सिमम ऑफ ₹500 यानी कि 250 आपका जीएसटी होगा और ₹250 जो है आपका एसजीएसटी होगा पर रिटर्न एज पर टैक्स पेयर। अगर अदर टैक्स पेयर की बात करूँ, हु हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सैड टैक्स पीरियड, तो उनकी 1000 पेनाल्टी होगी, 500 जो है उनकी सीजीएसटी होगी और 500 उनकी एसजीएसटी होगी, जो भी उनका टैक्स पेयर का होगा। अब बात करती हूँ रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। हमारा क्या है, तो सेक्शन 47 जो लेवी ऑफ लेट फीस है वो कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फेल्ड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड टू अंडर सेक्शन 37 और सेक्शन 38 और returns required under section 39 or section 45 by the due date shall pay a late fees of 100 rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of 5000 rupees। आपका 5000 रुपीज़ हो जाएगा। अगर सेकंड बात करूँ, अगर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 by the due date shall be liable to pay a late fees of 100 rupees for every day during which such failures continue subject to a maximum of an amount calculated at a quarter परसेंट आपका होगा। ऑफिस टर्नओवर स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे बेस करेगा आपका। अगर आप बात करूँ तो रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो कि हमारा नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 सेंट्रल टैक्स जो कि डेटेड था हमारा 23 जनवरी 2018 को, उसमें उन्होंने क्या बोला था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो उन्होंने क्या किया, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby waives the amount of late fees payable by the any registered person for failure to furnish the detail of outward supplies for any month या quarter, जो भी आपका फॉर्म होगा जीएसटीआर 1 by the due date under section 47 of the SAD Act। अगर कहता है तो which is an excess of an amount of 25 rupees for every day during which such failure continues, जो भी आपका होगा उसके बेस पे। प्रोवाइड दैट वेयर देयर नो आउटवर्ड सप्लाई इन एनी अदर क्वार्टर या मंथ में आपकी नहीं होती हैं, तो आपका द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल बाई सच रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फेलर ऑफ फर्निश द शेयर डिटेल्स बाय द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 47 ऑफ दिस सैड एक्ट, जो भी आपका एक्ट कहता है, एंड स्टेन वेव टू एक्सटेंस विच इज़ इन एक्सेस ऑफ अमाउंट, जो भी एक्सेस होगा उनमें से, या ऑफ 10 रुपीज़ फॉर ड्यूरिंग एवरी डे। आपका ड्यूरिंग डे जब तक कि आपने फेल किया, जब तक कि आप नहीं फाइल करते हैं तब तक ये आपका लगता रहेगा। अब बात करूँ रेगुलेशन ऑफ लेट फीस जो इम्पोज हुई अंडर सेक्शन 47 के अंदर, उसकी बात करूँ तो आपको जो सीजीएसटी एक्ट है, अगर उसकी बात करूँ तो वो बोलता है अपर केस
कैप ऑफ लेट फीस फॉर GST आर 3B एंड GST आर 1 पर रिटर्न। क्या क्या है यहाँ की कैटेगरी की बात करूँ तो जिनका एनुअल एग्रीगेट जो है टर्नओवर है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 1.5 करोड़ है तो उनकी जो लेट फीस लग रही है वो 1000 लग रही है, यानी कि 500 आपकी CGST, 500 SGST। अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है पिछले साल का तो उसकी 5000 पेनल्टी यानी 2500 CGST, 2500 SGST। देन अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी लगेगी 10,000 की पेनल्टी, जो आपकी 5,000 रुपये CGST SGST होगी। अगर बात करूँ टैक्स पेयर का हैवी नील टैक्स लायबिलिटी है तो उसकी 500 रुपये है, यानी कि 250 आपकी CGST, 250 SGST। इसी तरह आपका यहाँ पे अगर बात करूँ अब केस ऑफ लेट फीस GSTR4 जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर है उनका क्या है, अगर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी तो उनकी 500 है, यानी 250 CGST, 250 SGST। अगर टैक्स पेयर की कोई लायबिलिटी है तो उनकी 2000 पेनल्टी लगेगी सीधे और 1000 आपका CGST होगा, 1000 SGST होगा इसमें। अब बात करूं अगर आपका GSTR7 है जो कि आपका TDS रिटर्न होता है, अगर इसकी लेट फीस की पेमेंट की बात करूं तो पर डे लेट फीस आपकी लगेगी 50 रुपये पर डे, जिसमें आपका 25 CGST है, 25 SGST है। अगर आपका अपर केब ऑफ लेट फीस है तो उसमें 2000 डायरेक्ट लगेगी, यानी 1000 CGST, 1000 आपकी SGST। नोट है ऑल द अबव प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर दी प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड से लिए हैं आपके। ये सारे जो रिलैक्सेशन आपको मिले हैं ये जो कोविड-19 की वजह से आपको सारे के सारे रिलैक्सेशन जो है आपको वो प्रोवाइड किए गए हैं। आई होप आप इससे पहले अपना मतलब सारा जो काम है वो आप पूरा फाइल कर देंगे, अदरवाइज़ आपको लेट पेमेंट आपको अच्छी खासी भरनी पड़ेगी। इसीलिए बेटर रहेगा कि आप अपने सारे रिटर्न्स जो है पहले भर दीजिए। ये मैंने चार्ट बनाया यहाँ पे है, जैसे कि ड्यू डेट ऑफ GST 3B की है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर में, तो उनका जो लेट फीस है या इंटरेस्ट है उसका पूरा चार्ट है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगा के थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मार्च 21 से आपका जनवरी से मार्च 21 से उसकी लेट फीस की बात करूँ तो नील है। इंटरेस्ट रेट बात करूँ तो आपका नील है। अगर आपकी 19/6 यानी 45 फर्दर 50 डेज़ है तो आपका 9% लगेगा एज़ पर एप्लीकेबल फीस जो भी आपकी होगी। अगर अप्रैल की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे 4/6 तक की फ़ाइल कर देते हैं तो आप थोड़ा बच जाएंगे। उसके बाद जो है आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि 18% से हो सकता है आपका 9% के अकॉर्डिंग। अगर आपका बात करूँ टैक्स पीरियड, अगर मई की बात करूँ, मई की रिटर्न की लो तो उसमें भी आपका यही है। अगर आप उसके बाद 5, 7 या 20 साल के बाद फाइल करते हैं तो आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा। अब बात करूँ आपका जो अगर एग्रीगेट टर्नओवर है 5 करोड़ है, मोर देन 5 करोड़ है, तो उसमें आपका केस क्या है। अगर आप मार्च का रिटर्न जो है 5/5 के बाद फाइल करते हैं तो आपका 9% लगेगा। यहाँ पे जो भी आपका फर्दर 15 ड्यू डेट ऑफ रिटर्न करते हैं तो आपका नील है। फर्दर 15 डेज़ के अंदर करते हैं तो आपका नील रहेगा और इंटरेस्ट 9% रहेगा। अगर 15 दिन के बाद करते हैं तो आपका नील और 18% लगेगा। अगर अप्रैल की बात करूँ तो ड्यू डेट के अंदर करेंगे तो नील, फर्दर 15 डेज़ के अंदर करेंगे तो आपका जो भी रहेगा नील, 9% आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। अगर आप 15 दिन के बाद करते हैं 18% रहेगा। इसी तरह अगर मई की बात करूं, ड्यू डेट के अंदर आपका नील रहेगा। जैसे ही आप फर्दर 15 डेज़ के अंदर करते हैं वैसे आपका नील 9% रहेगा। जैसे ही आप 15 दिन के बाद करेंगे वैसे ही आपका 18% बढ़ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे भी थी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक था, ड्यू डेट के अंदर नील। अगर फर्दर डेट के अंदर करते हैं तो आपका 9% रहेगा। यहाँ पे सब जगह 9% है। और अगर आपका एज़ पर 45 दिन के बाद करते हैं, जिनका 3B की मैं बात करूँ 45 दिन के बाद करते हैं तो उनका डायरेक्ट रेट 18% इंक्रीज़ कर जाएगा। अब बात करूँ जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक की है प्रीसीडिंग ईयर में, अगर जिनका ड्यू डेट है PMT 06 है, जिनका फॉर्म है PMT 06, उनकी बात करूँ तो जिनकी ड्यू डेट्स है रिटर्न की, अगर आप ड्यू डेट तक फाइल करते हैं तो नील, फर्दर 15 डेज़ के अंदर करते हैं तो नील। अगर जैसे ही आपका 45 दिन क्रॉस करेगा 9% और आफ्टर 45 दिन बाद आपका 18% हो जाएगा। अगर अप्रैल की बात करूं तो आपका ड्यू डेट के अंदर है नील, फर्दर 15 डेज़ के अंदर भी नील है। अगर फर्दर 30 डेज आपका क्रॉस करता है तो आपका 9%, जैसे ही आप 30 दिन के बाद क्रॉस करेंगे वैसे ही आपका 18% हो जाएगा। अब बात करूँ मई की, ड्यू डेट के अंदर है आपका नील, फर्दर 15 डेज़ के अंदर अगर आप करते हैं तो नील,
फर्दर 15 डेज तो आपका 9% TDS डिडक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप 5 तारीख की बात करेंगे, अगर आपका जैसे ही 45 दिन क्रॉस करता है वैसे ही आपका सीधे 18% डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करूँ कंपोजिशन डीलर्स की, जिनका फॉर्म होता है CMP 08। अगर आप ड्यू डेट के अंदर करते हैं नील, फर्दर 15 डेज़ के अंदर करते हैं तो आपका नील है। जैसे ही फर्दर 45 डेज़ होंगे आपका 9% और आफ्टर 45 डेज़ बाद आपका हो जाएगा 18%। अब बात करो GSTR 4 की, जो कि हमारा एनुअल रिटर्न है। मैं बात करूँ तो उसका जो FY 2021 है, उसकी जो ड्यू डेट थी 31/5/2021 थी, उसकी एक्सटेंडेड कर दी गई है 31/7/2021। जुलाई से पहले अपना रिटर्न कर दीजिएगा। अब बात करूँ जो कि हमारा GSTR 1 है, जिसमें IFF रिटर्न हम फाइल करते हैं। जो मई का है हमारी, जिसकी 11/6/2021 डेट थी, उनकी उन्होंने 26/6/2021 कर दी थी। अगर बात करूँ मई हमारा 21, जो कि IFF है, उसकी 13/6 थी, इन्होंने 28/6/21 कर दी थी डेट। अब ड्यू डेट फॉर ITC जो कि 04 है हमारा, इनपुट क्रेडिट फॉर जॉब वर्क के लिए है, जिनका फाइनेंशियल 20-21 जनवरी से लेकर मार्च तक। उनकी डेट थी 31/5/2021, उनकी डेट अब कर दी गई है 30/6/2021। आपके लिए नोट है, नोट क्या है, क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 सबसेक्शन 4 फॉर अवेलेबिंग ITC फॉर टैक्स पीरियड अप्रैल, मई एंड जून 2021 इन द रिटर्न ऑफ द पीरियड जून 21। अब नोट क्या है आपका, अलाउइंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय कंपनीज यूजिंग EVC का कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ DSC सर्टिफिकेट टिल 31/8/2021 तक। अब इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है अंडर सेक्शन 168A ऑफ द CGST एक्ट। इन्होंने क्या दिया है, टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और by any person under the GST Act which was during the period from 15 April 2021 to 20 June 21 to be extend कर दिया गया आपका जून 2021 तक की, जो कि आपका होगा सब एक्सटेंशंस जो भी होंगी, एक्सेप्शंस होंगी उनके बेस पे। तो नोट है, वॉट एवर द टाइम लाइन फॉर एक्शन हैव बीन एक्सटेंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सेम वुड अप्लाई, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका। अब बात करूँ तो जो हमारी एक्सटेंशन पीरियड्स हैं, जो कि हमारी डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है FY 2021 की एज पर सर्कुलर 9 इशूड बाई जो CBDT ने हमारा इशू किया था 20 मई 2021 को। तो हमारी कौन कौन सी डेट एक्सटेंडेड हो गई हैं, उससे पहले आपको अपने सारे काम ओवर करने हैं। पहला बात करूँ तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो डेट थी वो 31 मई 2021 थी, उन्होंने 30 जून 2021 कर दी है। रिपोर्टेबल जो आपके अकाउंट्स थे 31 मई 2021 थी, जिनकी डेट उन्होंने 30 जून 2021 कर दी है। देन बात करूँ TDS रिटर्न, जो कि आपका Q4 का जाना है, जिसकी डेट थी 31 मई 2021, उन्होंने 30 जून 2021 कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आपका नॉन ऑडिट है, उनकी 31 जुलाई डेट थी, उन्होंने 30 सितंबर 2021 कर दी है। टैक्स ऑडिट जिनका होना था, जिनका 30 सितंबर 2021 तक की डेट थी, उन्होंने 31 अक्टूबर 2021 कर दी है। अब बात करूँ ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, जिसकी 31 अक्टूबर 2021 डेट थी, इन्होंने 30 नवंबर 2021 कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न जिनका ऑडिट केस होना था 31 अक्टूबर 2021 को, उन्होंने 30 नवंबर 2021 डेट कर दी है इनकी। अब बात करूँ इनकम टैक्स रिपोर्ट रिटर्न फॉर SSC हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, जिनकी 30 नवंबर 2021 डेट थी, उन्होंने 31 दिसंबर 2021 डेट कर दी है। अब बात करूँ जिनका बिलेटेड रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न था, जिनका 31 दिसंबर 2021 डेट थी, उन्होंने 31 जनवरी 2022 डेट कर दी है। आई होप आप इससे पहले अपने रिटर्न्स को फाइल कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेरी मेरे को पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।